हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। दिस इज योर दीपांशी मैम। मैं आ चुकी हूँ फाइनली आपके साथ इवोल्यूशन और हेरिडिटी पे बात करने। जैसा कि हमने पहले वाली क्लास में ये डिस्कस करा था कि हम एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को समझते हुए चलेंगे और मैक्सिमम वेटेज से शुरू करेंगे। तो ये जो है, हमें पता है कि मैक्सिमम वेटेज लाइफ प्रोसेस का है, पर हम उसको स्टार्ट ना करके हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हुए चलेंगे। हेरिडिटी से स्टार्ट कर रहे हैं और उसका वेटेज भी अगर आप देखोगे बेटा, तो उसका वेटेज भी कम से कम 7 मार्क्स ये होल्ड करता है। 7 मार्क्स, ठीक है। 7 मार्क्स मायने रखते हैं, है कि नहीं? तो मैंने इससे आपको बताया था, इससे मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम जानेंगे हेरिडिटी होता क्या है। जैसा कि पहले बता दें, इस सिलेबस के पार्ट में इवोल्यूशन का जो पार्ट है बेटा, वो डिलीट कर दिया गया, उस टॉपिक को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो इवोल्यूशन तो इसका पार्ट नहीं है, पर हेरिडिटी को हम समझते हुए चलेंगे। हेरिडिटी होता क्या है? अब देखो, जैसे बचपन में जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप से काफी सिमिलर मैच खाते हैं। जो अपनी दादी नानी चाची, जिनको भी देखा होगा, सुना होगा, इसकी नाक तो इसके पापा जैसी है, इसकी आंखें तो इसकी माँ जैसी है, इस तरह से कहते हुए सुना होगा। पर हमें उस टाइम पे नहीं समझ में आता था ये कैसे बोल रहे हैं, राइट। लेकिन जब बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे फेशियल फीचर्स में चेंजेस आने लगते हैं। फिर आपको वो चेंजेस विजिबल भी देखने लगते हैं कि हाँ, मेरा फेस पापा से मिलता है, हाँ मेरा फेस मम्मी से मिलता है, मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो फादर की तरह है या मदर की तरह है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो ये होता कैसे है? तो इसका मतलब देखो, कुछ जो ऐसी चीज है जो ट्रांसफर होती है हर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कभी ऐसा भी कहा जाता है कि ये तो अपने दादाजी की तरह दिखते हैं या अपनी दादी की तरह दिखती है। तो ऐसा भी इसलिए होता है क्योंकि जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो बेसिकली हर जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से और पेरेंट्स के थ्रू आपके थ्रू आपके चिल्ड्रंस में जाएंगे। तो ये चीजें होती है, ठीक है। तो हेरिडिटी इसी को एक्सप्लेन करता है बेटा, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। ट्रेट लिखा हुआ है यहाँ पे, बताऊंगी इसका मतलब। द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज टर्म्ड एज हेरिडिटी। मतलब कोई खास कैरेक्टर, जैसे आंखों का कलर हो गया, बालों का जो बनावट है, करली हेयर है कि स्ट्रेट हेयर है, तो वो सारी चीजें हो गई। तो वो बेसिकली ट्रांसफर होती है आपके पेरेंट्स से, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन आप तक पहुंचती है, ठीक है। तो देखो, जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी रहा है कि जीन्स क्या होते हैं। तो जीन्स बेसिकली हेरिडिटी के फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि ये सारा कुछ कौन गवर्न कर रहा है? जीन्स ही गवर्न कर रहा है, राइट। अब देखो, दैट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब पेरेंट्स से कैरेक्टर कहाँ ट्रांसफर होते हैं बेटा? ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, ये सारे कुछ वर्ड्स है, मैं बता देती हूँ। ये सारे वर्ड्स आपको परेशान कर सकते हैं। एक वर्ड है ऑफस्प्रिंग, एक वर्ड है फीलियल, और एक वर्ड है आपका प्रोजेनी। इन सब का मतलब क्या है बेटा? इन सब का मतलब कॉमन मतलब है बेबी कह लो, चाइल्ड कह लो, ठीक है। या नेक्स्ट जनरेशन का जो ये ऑफस्प्रिंग कह लो, फिलियल आपने पढ़ा होगा, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। अगर आपने कहीं पे बुक में देखा होगा तो इसका मतलब भी आप जान जाओगे। तो आई होप आपको हेरिडिटी का मतलब क्लियर है। ऐसे कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, यानी बच्चे में ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको अभी जस्ट बताया बेटा कि यहाँ पे एक वर्ड आपने देखा कैरेक्टर, और एक वर्ड देखा आपने ट्रेट। अब ये कौन सा नया वर्ड है? क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हमें एनसीईआरटी जो है वो नहीं समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में ये वर्ड रिपीटेड दिया हुआ है कि ये क्या है, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर एंड ट्रेट, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। अभी यहाँ पे मैंने एक फिगर लगाया है आप लोग के लिए समझने के लिए। इस फिगर में आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे ऐसे ही नहीं लगाया मैंने ये फिगर, आईज को देखो, ठीक है। तो ये आई थिंक ये नानी है, ये उसकी बेटी, ये उसकी बेटी, और ये इसके आई का कलर। सबके आई का कलर में थोड़े वेरिएशन आपको दिख रहे हैं, ध्यान से नहीं दिख रहा होगा, पर मैं आपको ये कन्वे करना चाह रही हूँ कि आई का कलर एक कैरेक्टर है। अभी देखो समझाती हूँ, एग्जाम्पल से समझेंगे हम। आई कलर, इसको बाद में पढ़ेंगे। आई कलर क्या है बेटा? कैरेक्टर है। हाँ, लेकिन उसी आई कलर में कई सारे कलर हो सकते हैं ना।
ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, या अदर कलर लिख देती हूँ, है ना, बहुत सारे कलर के आईज हम देखते हैं, है ना। तो इसका मतलब आई कलर एक कैरेक्टर है, और ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, ये सब बेटा ट्रेट है। क्या है? ट्रेट। यानी ब्राउन कलर भी एक ट्रेट है, अदर कलर भी एक ट्रेट है, ये भी ट्रेट है। मतलब किसी कैरेक्टर के, किसी एक कैरेक्टर के कई सारे ट्रेट हो सकते हैं। आ रहे हैं समझ में? तो इसका मतलब अब देखो यहाँ पढ़ते हैं, तो ट्रेट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। ये क्या है बेटा? कोई खास तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, मतलब किसी कैरेक्टर का वो फीचर है, ओके, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मैनिफेस्टेड इन अ फिजिकल फॉर्म दैट इज विजिबल और इन फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि वो बेसिकली आपके फिजिकल फीचर में विजिबल दिखाई देता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रेट। ठीक है, ट्रेट समझ में आ गया। अच्छा, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई कलर नहीं तो आप यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो बच्चों, कि यहाँ हेयर कलर, चलो इनका हेयर कलर व्हाइट इसलिए है क्योंकि मेलेनिन का पिगमेंट कम हो गया है। अब ये क्या होता है, जैसे जैसे ओल्ड एज में हम जाते हैं बेटा, तो वैसे वैसे क्या होता है, हमारा जो है मेलेनिन का पिगमेंट कम होते जाता है। ये जो हेयर का कलर ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, वो धीरे धीरे ग्रेइश या व्हाइट होने लगता है, मेलेनिन के कम हो जाने की वजह से। मेलेनिन एक पिगमेंट है, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला कि यहाँ पे हेयर कलर नोटिस करो, माँ का अलग है, बच्चे का अलग है। इनका छोड़ दो, इनका तो ग्रे हो गया है एज के साथ, पर इन दोनों का नोटिस करो, ठीक है। ऐसा इसलिए है, क्या हेयर कलर भी एक कैरेक्टर हो गया? यस, हेयर कलर भी एक कैरेक्टर है, हेयर कलर भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। वो बात अलग है कि आपने आपने अपने बालों को कलर करवा लिया, वो एक्वायर्ड है, आपने उसको जन्म के बाद वो आपने चेंज किया है, वो चीज अलग हो जाती है, ठीक है। तो हेयर कलर इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, ठीक है। अब हेयर का जो टाइप है, आप देखो आपके एनसीईआरटी में एक और दिया हुआ एग्जाम्पल, उसको भी करेंगे। हेयर कलर बेटा ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल। हेयर के टाइप की बात करूं, कर्ली हेयर हो सकता है बेटा, और क्या हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है। यही दो टाइप हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। वेवी भी देखने को मिलते हैं, वो बात अलग है। पर हमने बेसिकली दो ऐसे स्टैंडर्ड टाइप बनाए हैं, कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर। आपको मैं बता दूं, जो कर्ली हेयर होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब ये क्या होता है, इसको भी हम आगे की क्लास में समझेंगे, अभी के लिए ये आप याद रख लो। इसके बाद देखो, एक होता है बेटा ईयर लोब, जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये जो होता है ना आपका ईयर है, जो ईयर देखो, ये अटैच टाइप का ईयर लोब है, ठीक है। और एक ईयर लोब जो होता है, ये वाला इससे कनेक्टेड नहीं होता है, ये फ्री होता है। तो एक अटैच ईयर लोब होता है और एक फ्री ईयर लोब होता है। इसमें से भी कोई डोमिनेंट और कोई रिसेसिव होगा, ये भी मैं पढ़ाऊंगी कौन क्या है। अटैच्ड ईयर लोब और फ्री लोब, ऐसे याद रखो। देखा जाए तो अटैच वाला रिसेसिव और फ्री वाला डोमिनेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, हेयर कलर कैरेक्टर क्या है, ट्रेट क्या है। तो बेटा अब मैं अगर बोलूं कि ट्रेट को मार्क करके बताओ, तो आप बोलोगे अच्छा हेयर कलर ये तो कैरेक्टर है, इसके ब्लैक और ब्राउन दोनों ट्रेट हो सकते हैं। इसके बाद हेयर का टाइप कर्ली और स्ट्रेट, ये दोनों ट्रेट है। क्या है, ये ट्रेट है। फिर ये क्या है बेटा, ये भी क्या है, ट्रेट है। जबकि ईयर लोब का जो टाइप है वो क्या हो जाएगा, कैरेक्टर। आ रहा है समझ में? तो आज हमने जाना कि कैरेक्टर और ट्रेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं आगे। अब क्या है, जीन्स एंड अलील। जीन्स, अब जीन्स क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम आप देख सकते हो, फिगर दिख रहा है आपको। इस फिगर में क्या समझ में आ रहा है, अब देखो ध्यान से, ये क्या है आपका डीएनए, डीएनए का हेलिक्स दिख रहा है आपको, ठीक है। उसमें ऐसे बॉन्ड बने रहते हैं, बेसिकली डीएनए ऐसा दिखता है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म ये कमेंट करके आप बताओगे क्या होता है, है ना। एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है, ये हमें पता है। इसमें ऐसे जीन्स लगे होते हैं, आपको पता है कि जो जीन्स क्या होते हैं, जीन्स ही तो मेन कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं। मेन जो हेरिडिटी की यूनिट क्या है, जीन्स ही तो है। तो देखो दिया हुआ है, जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि वही सब कुछ गवर्न करती है। एवरी जीन कंट्रोल्स वन और सेवरल पार्टिकुलर कैरेक्टर। हर जीन क्या है, एक या कुछ कैरेक्टर्स को क्या करती है बेटा, कंट्रोल करती है, फीचर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो एलील का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए आपको 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पढ़ाया जाएगा। तो पहले एलील जान लो, एलील क्या है फिर बताती हूँ। जीन तो समझ में आ गया कि जीन ही फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी की बेसिकली। अब देखो एलील क्या है, एलील क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन,
कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ अ जीन। अच्छा, ये तो आपने कई बार सुना होगा, शॉर्ट और प्लांट की जो स्टेम की जो हाइट होती है, स्टेम की जो हाइट होती है एक डॉफ होती है, और क्या होती है बेटा, स्टेम की हाइट मान लो ये क्या है, एक है टॉल और एक है डॉफ। अगर मैं बताऊं बेटा, क्या स्टेम की हाइट एक कैरेक्टर आपको नजर नहीं आ रही है? आ रही है ना, कि स्टेम की हाइट एक टॉल है एक डॉफ है, तो दो अलग अलग ट्रेट है, तो किसी कैरेक्टर के दो अलग अलग ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेटा क्या है, ये है कैरेक्टर, और ये क्या है, ट्रेट, और ये भी क्या है, ट्रेट। आ रहा है समझ में? अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद क्या देखेंगे, स्टेम की हाइट का मान लो जीन। अब बोलोगे कि ये जीन क्या है, ये एलील क्या है, इसको समझना भी तो इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोला स्टेम हाइट जीन है कुछ, ये स्टेम हाइट तो किसी जीन की वजह से, ये कोई जीन ही होगी ना जो इसको गवर्न कर रही होगी, टॉल का कोई जीन होगा, शॉर्ट का कोई जीन होगा। तो टॉल के लिए जो जीन होगा, मान लो एस एच, टॉल के लिए दो ऐसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं ये वाली जीन, और डॉफ के लिए बेटा दो स्मॉल लेटर में लिखते हैं ये वाली जीन। ठीक है, तो इसका मतलब एस एच जीन में एक जो है, आप देख लो, एक टॉल को डिनोट कर रहा है, एक डॉफ को डिनोट कर रहा है। क्या एक ही ऐसा जीन है, ये एक ही ऐसा जीन है, या बिल्कुल एक ही एस एच जीन है, लेकिन क्या उसके फॉर्म्स अलग अलग है, एक का फॉर्म टॉल है एक का फॉर्म डॉफ है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन इज ऑल्सो कॉल्ड एलील। डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील। आ गया समझ में? अब देखो, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जस्ट आप 7 कैरेक्टर जब पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मतलब किसी भी एक कैरेक्टर के लिए दो ट्रेट होते हैं, और उस कैरेक्टर का जो जीन है जो उसको गवर्न कर रहा है, उसके भी डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, देखो जैसे हम बोलते हैं ना कि टॉल, टॉल के अपोजिट में शॉर्ट बोलते हैं, है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। ये समझ में आ गया? तो अलील क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब ये वाला तो पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसको हम अच्छे से समझेंगे कि वेरिएशन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। पर यहाँ पे क्योंकि हेरिडिटी की बात आई है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, जहां पे दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, टू पेरेंट्स। ठीक है कि नहीं? और हमेशा याद रखना कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे क्या आता है, वेरिएशन तो आता ही आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आता है, वेरिएशन। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के लिए। वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे जैसे आप देखो टाइम पीरियड क्रॉस होता गया, आप खुद अभी देख लो कि कितना वेरिएशन, जब पहले के आदि मानव को आप जस्ट इमेजिन करो, और वहां से लेके अब तक इंसानों में कितनी ज्यादा वेरिएशन आए हैं, कितने सारे स्पीसीज बदले हैं, फाइनली जाकर अभी जो स्पीसीज है वो है होमोसेपियंस, है कि नहीं? तो इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल, वन मेल एंड वन फीमेल। अच्छा, मेल का सिंबल हो गया ये, और एक हो गया फीमेल। ठीक है, ये हो गया मेल एंड ये हो गया फीमेल। दे प्रोड्यूस सेक्स सेल, जिसको हम गैमेट कहते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। अब ये हैप्लॉइड क्या है बच्चों, ये भी हम जान लेते हैं, ऑलवेज हैप्लॉइड। ये सब एक स्टेप आगे ही पढ़ रहे हो आप, लेकिन आपका बेस बनाने के लिए इतना काफी है। हैप्लॉइड मतलब एन, प्लॉइडी इसकी एन रहेगी, इसका मतलब मेल से स्पर्म जो आता है, और फीमेल से सेकेंडरी oocyte या ओवम आता है, और ये एन एन मिल करके डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। और ये हम सेक्स डिटरमिनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं जाइगोट। और इसका मतलब हम सारे जो है, हमारी बॉडी की जो सोमैटिक सेल है वो कैसी है, 2n है, यानी कि डिप्लॉयड है, यानी हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। लेकिन गैमेट हमेशा कैसे होंगे बेटा, हाफ n। अच्छा, कोई भी चीज 2n से n पे जाती है तो क्या होता है, नाइन्थ की क्लास में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है कि माइटोसिस मियोसिस क्या है, तो आपको पता होगा कि 2n यानी डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनता है, तो वो मियोसिस के प्रोसेस से होता है। और अगर n से n बन रहा है, या 2n से 2n बन रहा है, तो ये प्रोसेस माइटोसिस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो नए ऑर्गेनिज्म बनना, और ऐसे नए ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, आपको वेरिएशन
श्योर शॉर्ट दिखाई देते हैं। अब एक बार हम रिकॉल कर ले जो जो हमने पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा कि हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब भी हम समझ गए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा बेटा कैरेक्टर एंड ट्रेट। कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कि मैंने बालों की कलर के बारे में बताया, आई की कलर के बारे में बताया, ठीक है। तो वो होता है कोई पार्टिकुलर कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के कई सारे ट्रेट हो सकते हैं। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा एलील और जीन क्या होता है। जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और इसके बाद एलील में पढ़ा कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये टॉल वाला है तो इसके लिए टीटी यूज किया, डॉफ वाला स्मॉल टी स्मॉल टी, बस इसके फॉर्म्स अलग है लेकिन है तो ये स्टेम हाइट के बारे में ही ना, जीन तो वही है कि नहीं, बस उसका थोड़ा सा फॉर्म अलग हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं एलील। इसके बाद एलील को पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी कहते हैं। अब इसके बाद देखो हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसको हम आगे अच्छे से चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेंडल के बारे में कि मेंडल ने कैसे प्रॉपर लॉज दिए, और इसके बाद हम मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।